स्टार्ट किए थे 5, इसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। किसी का पुराना बुक होगा तो चैप्टर 6 होगा ये। इसके अंदर टोटल 9 टॉपिक्स पढ़ना है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। रूरल क्रेडिट इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल अप्रेजल बैंकिंग का इंपॉर्टेंट है, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग ये देखे थे, गांव दिखने में अच्छा है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे रोड का फैसिलिटी बहुत खराब रहता है, वाटर फैसिलिटी खराब रहता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, हेल्थ का फैसिलिटी खराब रहता है, स्कूल का फैसिलिटी खराब रहता है, वहाँ पे फर्टाइल लैंड नहीं रहता, इरिगेशन का कोई फैसिलिटी नहीं रहता, पानी उन्हें कहाँ से लेकर आते हैं उसके बाद भी एकदम गंदा पानी रहता है। तो यहाँ तक हम लोग पॉइंट पढ़े थे। इसके बाद ये देखे थे मीनिंग एंड लॉजिक बिहाइंड रूरल डेवलपमेंट। अपने कंट्री में जो 3/4 पॉपुलेशन है कंट्री का, वो आज भी विलेज में रह रहा है, मतलब 3/4 75% जो पॉपुलेशन है वो विलेज में रह रहा है। जो कंट्री का 30% पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कंटिन्यूअस डिक्लाइन होते जा रहा है, और जीडीपी में हम लोग 3% थे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, अभी थोड़ा इंक्रीमेंट आया है। फिर हम लोग रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग पढ़े। रूरल डेवलपमेंट वन टाइम एफर्ट है या कंटिन्यूअस एफर्ट है? कंटिन्यूअस। सेकंड, ये कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं, उसमें हम लोग इकोनॉमिक भी सुधारते हैं, इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट भी करते हैं और सोशल भी करते हैं, उसी को सोशियो इकोनॉमिक भी बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर इसका मीनिंग आया रूरल डेवलपमेंट, तो ये मीनिंग लिखना है, रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब ऑल राउंड, सोशियो इकोनॉमिक, मतलब उनको सोशली भी हम लोग इंडिपेंडेंट बनाते हैं और एट द सेम टाइम इकोनॉमिक भी इंडिपेंडेंट बनाते हैं। अटेम्प्ट हमारा ये रहता है कि उनके लाइफ के जो भी गांव में लोग रह रहे हैं उनका हम लोग इंप्रूव कर पाए लाइफ। फिर बाकी इंट्रोडक्शन के अंदर पॉइंट सब पढ़े थे। अगला देखिए प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर हम लोग को गांव का विकास करना है तो ये 5 जगह सरकार को खर्चा करना पड़ेगा। जैसे स्क्रीन नहीं दिख रहा, सो करते हैं, उगाते हैं, हाँ करेक्ट करेक्ट। बीजा लगाने से लेकर उसको बेचकर पैसा रिकवर करने के बीच का जो पीरियड होता है ये बहुत बड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि आज लगाएं अगले महीने उग जाएगा और बेच देंगे, ये ऑलमोस्ट 6-7 मंथ का गैप रहता है, और अलग अलग तरीके का जो क्रॉप लगा रहे हैं उसका अलग अलग टाइम पीरियड रहता है। तो अगर मान लो कोई पर्सन जनवरी में बीजा डाल रहा है, बीजा उगा रहा है, सीड को सो कर रहा है, तो वो अगस्त में रियलाइज करेगा, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। तो बताओ इसके बीच में कोई वो कमा पा रहा है क्या? नहीं। तो ये बीच वाले पीरियड को कौन सा पीरियड बोलते हैं? जनवरी टू अगस्त। वाह, हाँ। क्या क्या? फ्रिक्शनल नहीं, जनवरी में लगाया, जनवरी, हाँ, जेस्टेशन पीरियड, हाँ, कल तो लिखाया यहाँ जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब जैसे एक होटल वाला है, होटल वाला क्या करता है, अपना जब होटल बना रहा है, आलिशान होटल बना रहा है, तो 2 साल लग गया होटल बनाने में, क्या इस बीच में कुछ कमा पाएगा? नहीं। तो इस पीरियड को हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जेस्टेशन पीरियड मतलब वो पीरियड होता है जहां पे कोई अपना अर्निंग नहीं होता। तो रूरल क्रेडिट 3 नंबर में आ सकता है। तो हम लोग ये बताएंगे रूरल क्रेडिट का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि खेती बाड़ी में बार बार पैसा लगाना पड़ता है। वही लिखा है, टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल, फर्टिलाइजर डालना है, पेस्टिसाइड डालना है, कुछ खाद वगैरह का जरूरत पड़ा तो वो सब डालना है, तो इसीलिए लोन लेने का जरूरत पड़ता है। और लोन लेने का जो मेन रीजन है, क्रॉप सोइंग से लेकर पैसा मिलने का, इसके बीच का गैप बहुत ज्यादा रहता है, तो फार्मर्स को ना चाहते हुए भी लोन लेना पड़ता है। फार्मर बहुत पुअर रहते हैं, उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। फिर अब अगला देखे थे हम लोग कैटेगरीज ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कितने कैटेगरी का होता है? 3। पहला क्या है? शॉर्ट टर्म, सेकेंड मीडियम टर्म, थर्ड लॉन्ग टर्म। बताओ शॉर्ट टर्म का पैसा कब वापस करेंगे? 6 से 12 महीना, मतलब इन शॉर्ट 1 साल के अंदर ये पैसा वापस करेंगे। इससे क्या चीज परचेज करेंगे? इनपुट। फार्मर लोग सीड परचेज करेंगे, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब परचेज करेंगे। सेकेंड था मीडियम टर्म। मीडियम टर्म का लिमिट कितना है? 1 से लेके 5 साल तक। अगर 5 साल के अंदर पैसा वापस कर रहे हैं उसको बोलेंगे मीडियम टर्म क्रेडिट। इसमें परचेज किया जाता है मशीन, ट्रैक्टर, फेंस मतलब जो बाड़ी होता है वो सब इसके थ्रू परचेज किया जाता है। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट कितने तक होता है? 5 से लेकर 20 साल तक होता है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट। इसमें जमीन खरीदा जाता है, कुछ उसमें रेनोवेशन वगैरह का काम करना है तो वो किया जाता है। लोन को प्रोडक्टिव कब बोलेंगे? कब वो प्रोडक्टिव क्या होगा? हाँ करेक्ट करेक्ट। अगर लोन लिए हैं, लोन का पैसा खेती बाड़ी में लगाए तो उसको बोलेंगे प्रोडक्टिव। वो विशाल एकदम बीकॉम का आंसर बता रहा है। प्रोडक्टिव लोन कब बोलेंगे? जब प्रोडक्टिव पर्पस पे लगा रहे हैं। बढ़िया। प्राइमरी मार्केट उसको बोलते हैं जो प्राइमरी होता है। हाँ सही है। तो सुनो प्रोडक्टिव पर्पस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव क्रेडिट कब बोलते हैं? जब उसको फार्मिंग के लिए लगा रहे हैं। और अनप्रोडक्टिव तब बोलते हैं जब मान लो बच्चे लोगों का शादी पे लगा रहे हैं, किसी का इमरजेंसी हेल्थ का जरूरत पड़ गया तो इधर उधर रेफर वगैरह करवा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं,
तो उसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव। ये सब एमसीक्यू में थोड़ा बहुत चांसेस है पूछने का। अब अगला फोर्थ हेडिंग लिखो। आज हम लोग फोर्थ हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल चैप्टर में 9 हेडिंग्स है। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि गांव वाले, बैठो बैठो, हाँ वेंचर कल लेट आ रहा है, ऑनलाइन क्लास में भी लेट, ऑफलाइन क्लास में भी लेट। हाँ इसीलिए तू ज्वाइन हो, उसके बाद से मेरा क्लास बंद हो गया। लिखो लिखो, सोर्सेज ऑफ रूरल, यहाँ जगह है ना इधर। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट मतलब गांव वाले कहां कहां से लोन लेते हैं। एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क क्वेश्चन है ये। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, गांव वाले कहां कहां से लोन लेते हैं। तो दो तरीका है, एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। ये तुम लोग उसमें पढ़ो, रैपिड रिवीजन में देखे होगे, मैं अपलोड करा था ना पिछले महीना। नॉन इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल था, नॉन इंस्टीट्यूशनल कुछ भी। मैं अब भी पिछले हफ्ता उन लोगों को चैप्टर पढ़ाया हूँ। तू रैपिड रिवीजन देखा है? रैपिड रिवीजन में बताया था। वैसे कल भी मैं ये एक्सप्लेन करा था, दो तरीके का होता है, इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल। बीएसटी में क्या पता, मेरे को याद नहीं आ रहा है ये। बीएसटी में 7th में, हाँ डायरेक्टिंग में, याद नहीं आ रहा है वो। मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी, या फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल। चलो पढ़ लो, क्या पता, मेरे को याद नहीं आ रहा, होगा कुछ पॉइंट। चलो इधर थोड़ा ध्यान से सुनो। लिखो, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट दो तरीके का होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स और इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स का मतलब होता है इनको, इनका कोई माई बाप नहीं है, इनको कोई गवर्न नहीं करता है, ये अपने अपने अलग अलग लोग होते हैं। और इंस्टीट्यूशन में प्रॉपर इनका एक गवर्निंग बॉडी होता है जो इनको गवर्न करता है, ये सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो देखने उकने का काम करता है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर लिखो मनी लेंडर। नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर ये 4 लोग होते हैं। मनी लेंडर, मनी लेंडर में सब आ जाते हैं, जमींदार, साहूकार, सब लोग ये मनी लेंडर के अंदर आते हैं। लैंड का मतलब क्या होता है? लैंड नहीं, लैंड। अरे लैंड का मतलब नहीं बोल रहा हूँ, लैंड का मतलब उसको बोरो बोलते हैं। लेना का मतलब बोरो होता है, हाँ। लैंड का मतलब होता है देना। अगर मैं किसी को लैंड कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं लोन, हाँ लोन देने को बोलते हैं लैंड करना, और लोन लेने को बोलते हैं बोरो करना। तो मनी लेंडर मतलब कौन होते हैं? जो लेंड करते हैं, पैसा देते हैं, तो मनी लेंडर पैसा देने का काम करते हैं। सेकेंड, रिलेटिव्स। पहला हो गए मनी लेंडर, फर्स्ट पॉइंट, हाँ यही लिखना है, पहला मनी लेंडर। सेकेंड, हमारे रिलेटिव से भी लोन लेते हैं, सेकेंड रिलेटिव। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, रिच लैंडलॉर्ड्स। इसको तुम लोग, सॉरी थर्ड ये लिखो, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। हाँ चल जाएगा वो भी, रिच लैंडलॉर्ड्स। ये 4 लोग होते हैं जो होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, मतलब इनको कोई निगरानी करने वाला नहीं है। इन लोग अगर 10% की जगह 20% में भी ब्याज दे रहे हैं, कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं है, तो वो आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंदर। इन लोग बुक्स को मैनिपुलेट भी करते हैं। जो फार्मर, गरीब फार्मर है, वो जैसे तैसे पैसा जोड़कर इनको देता है, तो इन लोग मैनिपुलेट करते हैं, बोलते हैं तू तो पैसा दिया ही नहीं है, तो बेचारा वो इतना जो हार्ड अर्न मनी है उसका, वो सब कुछ खराब हो जाता है। तो पहला है मनी लेंडर, जो जो आएगा नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर। ये सब एमसीक्यू में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नॉन इंस्टीट्यूशनल में नहीं है या है, वो भी क्वेश्चन आ जाता है। ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट, और उसके बाद होता है फोर्थ, रिच लैंडलॉर्ड्स। रिच लैंडलॉर्ड्स। अब सेकेंड लिखो, इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इंस्टीट्यूशनल मतलब इनका कोई गवर्निंग बॉडी है,
इन लोग अपने मन मर्जी से काम नहीं कर सकते, इन लोग मैनिपुलेशन नहीं कर सकते बुक्स के साथ। इंस्टीट्यूशनल सोर्स को ना एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था पिछले साल, मल्टी एजेंसी सिस्टम भी बोलते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्स का दूसरा नाम है मल्टी एजेंसी सिस्टम। ये बस एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पढ़ेंगे कोऑपरेटिव क्रेडिट क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो पढ़े थे, अब यहाँ पे कोऑपरेटिव क्रेडिट पढ़ेंगे। लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, रीजनल रूरल बैंक जैसे ग्रामीण बैंक, गवर्नमेंट क्या क्या शहर मन में ज्यादा नहीं मिलेगा। ये जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं ना, वो वहां रहते हैं जहाँ पे बैंक मैन बहुत कम रहता है, बहुत गांव गांव के जगह में। कहाँ पे? हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या क्या बचेली में क्या है? ग्रामीण, हाँ है ना, क्योंकि बचेली गांव में आता है ना। ये उस प्रोसेस में है कि वो थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ये प्रॉपर शहर नहीं बना है, गांव ही है, गांव ही है। एनएमडीसी क्यों चाहेगा भाई, क्यों अपना प्रॉफिट को डाइवर्ट करेगा इधर ये सब चीजों पे? अच्छा खासा उसका धंधा जब तक चल रहा है, वो क्यों चाहेगा कि मैं इधर उधर जाऊं? अपने चीज में वो इन्वेस्ट करेगा, बड़ा बड़ा मशीन खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा। हाँ हाँ, मल्टी एजेंसी सिस्टम इंस्टीट्यूशनल सोर्स का दूसरा नाम है, मल्टी एजेंसी सिस्टम। एमसीक्यू में ये आ सकता है। क्या क्या? ये थोड़ा इधर हो गया है, उसको थोड़ा उधर कर लेना। ये मल्टी होगा, मल्टी। वाह क्या ध्यान जा रहा है। मल्टी है ना, तुम लोग उसको कुछ और मत लिख लेना। हाँ सही सही, बहुत ध्यान से। सुनो, इंस्टीट्यूशन के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे कोऑपरेटिव क्रेडिट, सेकंड लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है जैसे हमारे बचेली में ग्रामीण बैंक, गवर्नमेंट भी कई बार लोन देता है, उसको तकावी लोन बोलते हैं। तकावी लोन का नाम है, अगर गवर्नमेंट किसी को लोन देता है, बाढ़ उड़ा गया है तो गवर्नमेंट जब लोन देता है उसको तकावी बोलते हैं, पढ़ेंगे इसमें। फिर नाबार्ड, और लास्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। अब एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हेडिंग लिखो, मनी लेंडर्स। बताओ ये मनी लेंडर इंस्टीट्यूशनल के अंदर आता है या नॉन इंस्टीट्यूशनल? नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो बताओ इन लोग ब्याज बढ़ाते होंगे या कम करते होंगे? बढ़ा देते होंगे, क्योंकि इनको कोई कंट्रोल करने वाला, कोई देखने वाला तो है नहीं। तो इन लोग क्या करते हैं, रेट उट को बहुत बढ़ा देते हैं, बुक्स को मैनिपुलेट करते हैं। मान लो जनवरी में कोई लोन लिया था, अगस्त में लाके पैसा दे दिया है, नवंबर में लाके दूसरी बार पैसा दे रहा है, तो उन लोग बोलते हैं कि तू अगस्त में पैसे ही नहीं दिया है, बुक में लिखते भी नहीं है। तो ऐसा उन लोग के साथ छलावा करते हैं, पैसा नहीं देते हैं। तो इसमें लिखो मनी लेंडर। इसके अंदर लिखो दे एक्सप्लॉइट पीजेंट, पीजेंट मतलब फार्मर्स लोग, दे एक्सप्लॉइट पीजेंट थ्रू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, दे एक्सप्लॉइट पीजेंट। अच्छा, और ना ये नॉन इंस्टीट्यूशनल के ब्रैकेट में तो ट्रेडिशनल सोर्स, मतलब ये बहुत पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। बैंक तो बहुत नया नया आया है, लेकिन ये जो है ये बहुत प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। मनी लेंडर, रिलेटिव से पैसा लेना, रिच लैंडलॉर्ड से पैसा लेना। दे एक्सप्लॉइट पीजेंट, PEASANT, पीजेंट मतलब फार्मर्स। दे एक्सप्लॉइट पीजेंट थ्रू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉमा करके, क्वाइट फ्रीक्वेंटली देयर अकाउंट्स आर मैनिपुलेटेड, मतलब अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करना। उन लोग पैसा दे तो दिए, लेकिन इन लोग बोलते थे तू पैसा ही नहीं दिया है, दोबारा पैसा लाके दे। तो क्वाइट फ्रीक्वेंटली देयर अकाउंट्स आर मैनिपुलेटेड विदाउट देयर नॉलेज। Quite frequently
their accounts are manipulated without their knowledge. सेकेंड, रिलेटिव से भी पैसा लिया जाता है। बताओ रिलेटिव से पैसा लेंगे तो ब्याज लगेगा क्या? नहीं, नॉर्मली रिलेटिव लोग ब्याज वगैरह नहीं लेते हैं। अब वो कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि रिलेटिव भी ब्याज मांग रहा हो। हाँ हाँ, कि अगली बार से लोन ही नहीं लेंगे, वो तो पता है ना। किसी और बाहर वाले से ले लो, उससे सुन लो, घर वाले सुनने से तो बहुत दिमाग खराब होता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, तब तो बहुत ही खतरा। ये इसी चीज की वजह से मैं कोचिंग क्लास चालू किया। जब ऐसा हुआ था ना कि मेरे पापा जब एक्सपायर हुए, तो फिर मेरे रिलेटिव मैंने क्या बोले कि हम लोग पैसा दे देंगे करके, तो उन लोग बोले 10,000 रुपए महीने का देंगे। अब तुम लोग सोचो 10,000 से घर कैसे चलेगा? और हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते थे। तो मैं क्या किया, मेरे को ना टैबलेट चाहिए था कि मैं उसमें अपना क्वेश्चन आंसर वो सब लिखूंगा करके, क्योंकि मैं सीए कर रहा था। मेरे को एक प्रॉपर टैबलेट चाहिए था, मेरा बहुत मन था कि मैं टैबलेट लूंगा। तो जब मैं कॉल करके बोला ना कि मेरे को टैबलेट चाहिए, तो बोलते तू घर का परिस्थिति नहीं समझता है, हम लोग कैसे कैसे करके दे रहे हैं, तू ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। मैं इतना रोया उस दिन, इतना रोया। और नेक्स्ट डे मैं सोचा कि मेरे को पढ़ाने आता है, चलो पढ़ाता हूँ मैं करके। तो ये वाला ना, मैं जब जब ये पॉइंट पढ़ता हूँ पूरा फ्लैशबैक चला जाता है। किसी से भी लोन लो, रिलेटिव से बस जिंदगी में नहीं लेना है लोन। बहुत कचड़े लोग रहते हैं। अब किसी के अच्छे रहे तो बहुत अच्छी बात है। देखो रिलेटिव्स के अंदर काइंड ऑफ इनफॉर्मल लोन्स, ये इनफॉर्मल लोन्स में आते हैं जिसमें कोई ब्याज नहीं लगता है। काइंड ऑफ इनफॉर्मल लोन्स कैरी नो इंटरेस्ट, और इनका पैसा कब वापस चुकाया जाता है? जब हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, फसल का कटाई उटाई कर लिया जाएगा, इनको बेच दिया जाएगा, तो रिलेटिव्स को पैसा देना रहता है। काइंड ऑफ इनफॉर्मल लोन्स कैरी नो इंटरेस्ट एंड आर नॉर्मली रिटर्न्ड आफ्टर हार्वेस्ट। एक बार जब कटाई कर लेंगे, बेच देंगे, पैसा मिल जाएगा, तो रिलेटिव को वापस करना रहेगा। तीसरा लिखो, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। किसी को ट्रेडर पता है क्या होता है? ट्रेडर स्टॉक मार्केट वाला ट्रेडर की बात नहीं हो रही है। नहीं नहीं, वहां पे उसकी बात नहीं हो रही, नॉर्मल ट्रेडर्स। हाँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं गांव में एक फार्मर हूँ, मैं अपना सामान बनाता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट बाहर नहीं जा पाता हूँ क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं है कहाँ पे अच्छा मिलेगा, कहाँ पे सस्ता मिलेगा, कहाँ महंगा मिलेगा, आइडिया नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना सामान ले जाकर ट्रेडर को दे देता हूँ। ट्रेडर मेरे से खरीदता है सामान, वो कैश में हो सकता है, क्रेडिट में हो सकता है, और वो आगे जाके मार्केट में सेल करता है, अपने छोटे छोटे रिटेल वगैरह को बेचता है, जो भी मैं हार्वेस्ट किया उसको बेचता है। तो ट्रेडर जो होता है एक बीच में एजेंट की तरह काम करता है। तो कई बार हम लोग अपने ट्रेडर से लोन लेते हैं। याद करो, हम लोग बीएसटी चैप्टर नंबर 7 क्लास 11 में भी एक पढ़े थे, ट्रेड क्रेडिट, याद है क्या? ट्रेड क्रेडिट में हम लोग पढ़े थे, हम लोग अपने सप्लायर से पैसा लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, या उसका जो भी सामान है वो हम लोग ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 3 से 6 महीने के अंदर वापस करना रहता है। तो ट्रेडर्स भी वही होते हैं। जैसे फार्मर है, फार्मर को बनाने तो आता है, फसल उगाने आता है, हार्वेस्ट करने आता है, लेकिन इसको पता नहीं है मैं कहाँ बेचूंगा, मेरे को सही दाम कहाँ मिलेगा, तो ये बेचता है ट्रेडर को। ट्रेडर फिर जाके मार्केट में अलग अलग छोटे छोटे जो भी रिटेल वगैरह दुकान है उनको सामान बेचता है, तो ये होते हैं ट्रेडर। तो कई बार फार्मर को अगर लोन चाहिए रहता है, वो ट्रेडर के पास जाके भी लेता है। लेकिन बताओ ट्रेडर क्या शर्त रखेगा लोन देने से पहले? हाँ, वो भी डिस्काउंटेड रेट में बोलेगा मैं लोन तो दूंगा लेकिन साथ में मेरा भी मुनाफा होना है। कलयुग है, सतयुग नहीं है, तो लोग इसमें मुनाफा ही देखते हैं। तो अगर ये बोलता है मैं देखो लोन तो दे दूंगा, बदले में जब तू हार्वेस्ट करेगा तो सामान भी मेरे को बेचेगा प्लस डिस्काउंटेड रेट में बेचेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तू नॉर्मली 100 रुपए में बेचता है तो मेरे को तू 10 रुपए का डिस्काउंट, 20 रुपए का डिस्काउंट, जो दोनों के बीच में म्यूचुअली डिसाइड होगा उसके थ्रू डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये होते हैं ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। इसके अंदर लिखो हो सकते हैं अगर जिसका दिल अच्छा। हाँ, क्या क्या प्रथमेश? हाँ, क्या क्या इसको और क्या? अच्छा, एक्सप्लेन करना है। हाँ सुनो, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ जिनको डाउट है, ये ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट क्या होते हैं। जैसे ये मैं हूँ फार्मर, मैं अपना सामान प्रोड्यूस तो कर लेता हूँ, एट द सेम टाइम हार्वेस्ट भी कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को चाहिए रहता है कोई एक ट्रेडर जो मेरे में बीच में एजेंट की तरह काम करे। वो ट्रेडर मेरे को सही दाम देता है और फिर वो जाके मार्केट में अलग अलग दुकान में जाके आलू प्याज टमाटर बेचता है। तुम लोग कई बार देखे होंगे मार्केट में वेडनेसडे के टाइम में बहुत सारा पिकअप गाड़ी आता है, उसमें आलू प्याज टमाटर बहुत बल्क में रहता है। फिर जितने भी छोटे छोटे दुकानदार है उसके पास जाते हैं और उससे आलू प्याज ये सब लेते हैं। देखे हो क्या? जो लेकर आता है ना वही होता है ट्रेडर। वो डायरेक्ट फार्मर नहीं होता है, फार्मर लेके नहीं आता है, फार्मर बीच में एक ट्रेडर घुसाता है, उसको बेच देता है अपना सारा सामान। वो कई बार कैश में बेचता है, कई बार क्रेडिट में बेचता है।
फिर वेनसडे या संडे को शाम को, रात को, सुबह, जैसे भी है पिकअप आता है, सब लोग जाते हैं उसके पास में और अपने अपना जितना क्वांटिटी परचेज करना है खरीदते हैं। फिर ट्रेडर को पैसा दे देते हैं। ट्रेडर अगर क्रेडिट में खरीदा होगा तो ट्रेडर लाके पैसा इसको दे देता है। तो ये बीच में ट्रेडर जो एक तरीके का एजेंट की तरह काम करता है। तो एक तरीका उसमें से ये भी है कि फार्मर चाहे तो ट्रेडर से, जिसको बेच रहा है उसी से लोन ले सकता है, लेकिन ट्रेडर साथ में एक शर्त रखता है, बोलता है कि मेरे को ही बेचेगा सामान और प्लस डिस्काउंटेड रेट में बेचेगा। डिस्काउंट रेट में, क्योंकि मैं तेरे को सही टाइम में पैसा दिया जब तेरे को जरूरत पड़ा, तो तू भी मेरे को बदले में कुछ बेनिफिट देगा डिस्काउंट प्राइस पे। अगर किसी को मार्केट में 100 रुपए में सेल करता है तो ट्रेडर को अब 90 रुपए में सेल करना पड़ेगा। तो यही वाला पॉइंट है, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट। लिखो इसमें पॉइंट। क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय मॉर्टेजिंग। मॉर्टेजिंग का मतलब होता है गिरवी रखना। क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय मॉर्टेजिंग। मॉर्टेज या प्लेज भी लिख सकते हो, प्लेज का मतलब भी गिरवी रखना होता है। क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय मॉर्टेजिंग क्रॉप्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कंडीशन दैट क्रॉप विल बी सोल्ड टू देम एट लो प्राइस। मतलब एक कंडीशन रखा जाता है कि मैं तुम्हें सही टाइम पे पैसा दिया हूं, तो जब तुम्हारा क्रॉप पूरा बिक जाए, जैसा भी है उसके, मतलब मेरे को जब हार्वेस्ट करके दोगे तो डिस्काउंटेड प्राइस पे दोगे। ऑन द कंडीशन दैट क्रॉप विल बी सोल्ड टू देम एट लोअर प्राइस। ये शर्त रखा जाता है कि जब भी बेचोगे तो डिस्काउंटेड प्राइस से बेचोगे, और उसी को बेचना पड़ेगा क्योंकि ट्रेडर के पास गिरवी रखा रहता है क्रॉप। एक्चुअल में कोई उसके पास रखा नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा पूरा अग्रीमेंट हो रहता है कि जो भी हार्वेस्ट होगा पूरा का पूरा ट्रेडर को मिल जाएगा। क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय मॉर्टेजिंग क्रॉप्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमा ऑन अ कंडीशन दैट, एक कंडीशन लगाया जाता है कि क्रॉप को जब भी बेचा जाएगा तो डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचेंगे और किसी और को नहीं बेच सकते, वही ट्रेडर को बेचा जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट, रिच लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जमींदार। जमींदार का मतलब होता है जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन रहता है, तो इन लोग बहुत पैसे वाले रहते हैं। बोल सकते हैं, अगर उनका ये काम है तो बोल सकते हैं। दलाल हम लोग जरूरी नहीं शेयर मार्केट बोले, कोई भी काम में अगर बीच में कोई एजेंट लगाए तो वो दलाल होगा, कोई भी काम में। तो बस शेयर मार्केट में नहीं होता है, किसी भी काम को अगर हम लोग कर रहे हैं बीच में कोई एजेंट लगाए तो वो दलाल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ब्रोकर बोल सकते हैं। अब अगला लिखो, रिच लैंडलॉर्ड। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोड बाय द टेनेंट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोड बाय द टेनेंट फार्मर्स। मतलब ये ऑलमोस्ट मनी लेंडर जैसे ही है। मनी लेंडर भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, इन लोग भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और अगला पॉइंट, दे एक्सप्लॉइट पीजेंट, इन लोग एक्सप्लॉइट करते हैं पीजेंट को। क्या क्या? वही टेनेंट फार्मर्स मतलब उसी को बोलते हैं। हाँ, उसी के लिए हम लोग उनको टिलर ऑफ द सॉइल बनाना है, टिलर ऑफ द लैंड। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बोरोड बाय द टेनेंट फार्मर्स। कौन? मनी लेंडर मतलब साहूकार लोग जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, और रिच लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार लोग जिनके पास जमीन ज्यादा है, और जमीन ज्यादा है तो ऑटोमेटिक पैसा भी ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो एक ही मान लो, मनी जिससे भी ले रहे हो मनी लेंडर, और जिनके पास जमीन ज्यादा है, जमीन ज्यादा है तो पैसा भी ज्यादा होगा, तो उन्हीं को बोलते हैं रिच लैंडलॉर्ड। कहीं ना कहीं ये एक जैसा भी हो सकता है, क्योंकि जमीन ज्यादा है तभी पैसा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंदर था। इसके अंदर ये ब्रैकेट में लिखना था ट्रेडिशनल सोर्स, मतलब ये बहुत प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। अब अगला लिखो, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल सोर्स या इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इसके फायदे लिखो। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका कोई गवर्निंग बॉडी होगा। तो जिनका कोई गवर्निंग बॉडी होता है उनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स। बताओ, क्या ये ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं? क्या ये फार्मर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनका काम है, गवर्नमेंट इनको इसलिए स्टैब्लिश किया है कि ये लोगों का हेल्प करे। ब्याज लेंगे लेकिन लोअर रेट, तो इसका बेनिफिट लिखो। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का पहला बेनिफिट लोअर रेट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का पहला बेनिफिट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सेकंड, एडिक्वेट लोन। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट लोन, लेकिन अभी पढ़ेंगे ये गलत है। सफिशिएंट लोन फार्मर्स को दिया नहीं जाता क्योंकि उन लोग रीपेइंग कैपेसिटी उनका बहुत खराब रहता है। सेकंड पॉइंट, फार्मर एक्सप्लॉइटेशन कंट्रोल्ड।
फार्मर का जो पहले एक्सप्लॉइटेशन होता था फार्मर्स के साथ, इंस्टीट्यूशनल सोर्स के आने के बाद फार्मर्स के साथ ऐसा एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है, और ये हेल्प करता है, असिस्ट करता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो बहुत ही छोटे फार्मर्स होते हैं और जो मीडियम टाइप के फार्मर्स होते हैं, इनको ये हेल्प करता है। क्योंकि जो बड़े लेवल के फार्मर्स हैं उनको तो लोन लेने की जरूरत भी नहीं है, उन लोग खुद ही इतने अमीर है। लेकिन जो बहुत ही छोटा फार्मर है और जो मिडिल रेंज का फार्मर है, जो ना ज्यादा अमीर है ना ज्यादा गरीब है, इनको लोन लेने का जरूरत पड़ता है। तो एग्जाम में अगर आया कि कुछ बेनिफिट बताओ, तो यही सब बेनिफिट है कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, साथ में एडिक्वेट लोन मिलेगा, फार्मर का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था नॉन इंस्टीट्यूशनल, यहाँ पे सब कंट्रोल है, और ये हेल्प करता है स्मॉल फार्मर्स को और मार्जिनल फार्मर्स को, मतलब मीडियम फार्मर्स। यहाँ तक का पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसमें सबसे पहला लिखो कोऑपरेटिव क्रेडिट। कोऑपरेटिव क्रेडिट पॉइंट इसके अंदर, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कोऑपरेटिव क्रेडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, सोशल वेलफेयर नहीं है। सोशल वेलफेयर रहता फिर तो फ्री में देते लोन, इन लोग लो रेट चार्ज कर, इनका मेन मोटिव रहता है कि जो लोग अभी तक शिकंजे में कसे हुए हैं, मतलब मनी लेंडर इनके साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहे थे ना, तो अब उन लोग रिलीफ मिल जाए उनको, तो इसलिए कोऑपरेटिव क्रेडिट उनको पैसा देता है कि अब तक जिन लोग बंधे हुए थे, जिन लोग जकड़े हुए थे, मनी लेंडर इनके साथ मैनिपुलेशन कर रहे थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, अब उनसे रिलीफ ले पाए। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू लिबरेट पीजेंट फ्रॉम क्लचेस। क्लचेस का मतलब होता है मनी लेंडर मैंने उनको जकड़ के रखे थे, उनको डेप्ट ट्रैप में फंसा के रखे थे। तो इन लोग का काम क्या होता है? उनको समझाना, उनको एजुकेट करना कि कैसे ये सबसे बचा जा सकता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू लिबरेट peasant from clutches of money lender and to provide credit at low rate of interest। तो इसमें दो ही पॉइंट याद रखना है, ये उनको पढ़ाने लिखाने में मदद करता है। पढ़ाने लिखाने मतलब वो स्कूल वाला पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, उन लोग अब तक जो मनी लेंडर उनका इस्तेमाल कर रहे थे, उनसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहे थे, जकड़ के रखे थे, डेप्ट ट्रैप में फंसा के रखे थे, उससे कैसे, उनके चंगुल से कैसे बाहर निकलना है, वो कोऑपरेटिव क्रेडिट उनको सिखाता है, और एट द सेम टाइम उन्हें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देता है। क्या बोलेंगे, चंगुल, उनके उनके तरह कुछ, इसका सिनोनिम देखो ना कुछ, अगर और इजी वाला हुआ तो। हाँ लेकिन क्या लिखोगे, क्या जैसा? हाँ हाँ, ट्रैप, ट्रैप बोल सकते हो, ये ट्रैप सही है। हाँ, क्लचेस का मतलब चंगुल में फंसा देना, उसको बोलेंगे क्लचेस। जैसे क्लचर होता है ना, बाल को फंसा के रख ऐसे क्लचेस। हाँ, क्या क्या? लिबरेट मतलब उनको पढ़ाना, इस बारे में जागरूक करना, अवेयर करना कि तुम लोग अब तक जो चंगुल में फंसे हुए थे उससे कैसे बाहर निकलो, और एट द सेम टाइम उन्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देना। करेंटली कंट्री के अंदर इतने 16-17% ऑपरेट कर रहे हैं, बने बहुत सारे थे लेकिन 16-17% ऑपरेट कर रहे हैं, बाकी सारा इनएक्टिव हो चुका है। सेकेंड पॉइंट, लैंड डेवलपमेंट बैंक। नाम से समझ आ रहा है लैंड डेवलपमेंट बैंक, तो बदले में क्या गिरवी रखते होंगे इसमें? लैंड, जिनके पास जमीन है उन्हीं को ये लोन मिलता है। तो सेकेंड हेडिंग लिखो लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो ये वो बैंक होते हैं जहां पे अपना जमीन को गिरवी रखना पड़ता है। ब्रैकेट में लिखो लोन अगेंस्ट मॉर्टेज ऑफ लैंड, ब्रैकेट में इसके अंदर लोन अगेंस्ट मॉर्टेज ऑफ लैंड। मॉर्टेज का मतलब गिरवी, तो पहले फार्मर्स को अपना जमीन यहाँ गिरवी रखना पड़ता है, तब जाके जो बैंक है वो उनको लोन देता है, इसको बोलते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक। ब्रैकेट में लिखना है लोन अगेंस्ट मॉर्टेज ऑफ लैंड, लोन अगेंस्ट मॉर्टेज ऑफ लैंड। ठीक है, इसके अंदर का लिखो कंटेंट, दे प्रोवाइड क्रेडिट, दे प्रोवाइड क्रेडिट टू फार्मर्स, दे प्रोवाइड क्रेडिट टू फार्मर्स अगेंस्ट मॉर्टेज ऑफ देयर लैंड। ये कुछ कुछ कीवर्ड है जिसको हाईलाइट कर सकते हो या बॉक्स में लाइन बनाकर। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू फार्मर्स अगेंस्ट मॉर्टेज ऑफ देयर लैंड। सेकेंड पॉइंट, अगला यहां से सेकेंड पॉइंट है,
लोन्स आर प्रोवाइडेड, लोन क्यों दिया जाता है कि वो अपने लैंड को और इंप्रूव कर पाए, एग्रीकल्चर के साधन खरीद पाए, एक्सेट्रा. Loans are provided for improvement of land, comma, purchasing agriculture implements, etc. Implement के जगह equipments लिख लो, agriculture equipments, etc. Loans are provided for improvement of land, comma, purchasing agriculture equipments, etc. ठीक है, ये हो गया इक्विपमेंट्स. तो दो हम लोग पढ़ लिए. सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट पढ़े. कोऑपरेटिव क्रेडिट का दो काम होता है. जो लोग चंगुल में फंस के रह गए, जिन लोगों को मनी लेंडर फंसा दिया है, पैसा उसा में डेप ट्रैप में फंसा दिया है, उससे कैसे बाहर निकलना है वो भी उनको समझाया जाता है. एट द सेम टाइम कम ब्याज के दर पे इनको लोन दिया जाता है. सेकेंड होते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक, जिनका काम होता है लैंड को गिरवी रखना, मॉर्गेज रखना, और बदले में उनको लोन दिया जाता है. वो इसलिए लोन लेते हैं कि वो अपने जमीन को और इंप्रूव कर पाए, एट द सेम टाइम इक्विपमेंट परचेज कर पाए. अब थर्ड पॉइंट है कमर्शियल बैंक. थर्ड पॉइंट कमर्शियल बैंक्स. 1969 में क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन. नेशनलाइजेशन का मतलब सारे बैंक्स किसके कंट्रोल में आ गए थे? गवर्नमेंट के कंट्रोल में. जब सारे बैंक गवर्नमेंट के कंट्रोल में जब सारे बैंक गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनलाइजेशन. बताओ, नेशनलाइजेशन बैंक का जब हुआ तो ये बहुत अच्छा बात है या खराब बात है? पब्लिक के एंगल से बोलो, पब्लिक के एंगल से अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है. पक्का. देखो, सबसे पहला रीजन, अगर कोई भी नेशनलाइज होता है ना कोई चीज, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये रिलायंस इंडस्ट्री है. रिलायंस इंडस्ट्री नेशनलाइज हुआ है क्या? क्या ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है? नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में है, अंबानी के कंट्रोल में है. अगर प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में है तो इसका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट कमाना. तो जो भी इसके शेयर होल्डर होंगे उनको बदले में क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा. लेकिन मान लो अगर कल को, वैसे होगा तो नहीं, लेकिन अगर हो गया रिलायंस इंडस्ट्री गवर्नमेंट के 100% कंट्रोल पे आ गया, तो इसका मेन मोटिव प्रॉफिट से कहां शिफ्ट हो जाएगा? सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर में शिफ्ट हुआ तो बताओ जितने शेयर होल्डर्स होंगे क्या उनको डिविडेंड मिलेगा? नहीं. तो ये पब्लिक के लिए अच्छी बात है या खराब बात है? खराब बात है. अगर कोई भी नेशनलाइज होता है तो गवर्नमेंट के एंगल से तो अच्छा है, गवर्नमेंट को एक नया पीएसयू मिल गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. लेकिन एट द सेम टाइम जो पब्लिक है, पब्लिक के लिए खराब है, क्योंकि अब तक उनको डिविडेंड मिल रहा था क्योंकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग था. अब वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया, समाज सेवा उनका मेन उद्देश्य हो गया, तो अब डिविडेंड वगैरह नहीं मिलेगा. तो इसीलिए नेशनलाइजेशन होता है. गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट को एक नया पीएसयू मिलता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. लेकिन पब्लिक को बहुत खराब लगता है क्योंकि अब तक शेयर के बदले उनको डिविडेंड मिल रहा था, लेकिन अब से नहीं मिलेगा. तो इसलिए नेशनलाइजेशन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करेगा. गवर्नमेंट के लिए अच्छा है या खराब है? अच्छा है, क्योंकि उनको एक नया पीएसयू मिलता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. पब्लिक के लिए अच्छा है क्या? नहीं, उनके लिए खराब है क्योंकि उनको डिविडेंड नहीं मिलता. क्या क्या? हाँ, प्राइवेट बैंक का अलग बात है. मैं बोल रहा हूँ नेशनलाइजेशन अगर हो गया तो प्राइवेट बैंक का तो मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना, तो वो काम करेगा ही ऐसा कि ज्यादा ज्यादा रेट पे चार्ज करेगा, इंटरेस्ट वगैरह. ठीक है, लिखो कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक प्लेड कमर्शियल बैंक प्लेड अ मार्जिनल, हाँ पुश आउट. कमर्शियल बैंक प्लेड अ मार्जिनल रोल इन एडवांस. ये मार्जिनल का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल. कहाँ पे? नेशनलाइजेशन 1969 को आया था ना. नेशनलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि सारे बैंक नेशनलाइज हो गए. मतलब जो मेन अपना अथॉरिटी है आरबीआई, आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1969 को. तो मेन जो उनका ब्रांच है आरबीआई, बैंकों का बैंक जो है वो नेशनलाइज हुआ था 1969. आरबीआई 49 को हुआ था. 18 निखिल भी आजकल बोल रहा है डेट. रुको रुको, फिर ये शायद ना कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन है. अगर वो 1949 पे, तो ये कमर्शियल बैंक का हुआ है. जो भी कंट्री के अंदर कमर्शियल बैंक है वो नेशनलाइज हुए होंगे. कब कब? आरबीआई. हाँ, उसका एक बार डेट देखना पड़ेगा मेरे को. आरबीआई में बहुत डाउट है, वो कंफ्यूज. हाँ, क्या नेशनलाइजेशन? ठीक है, तो वो आरबीआई का था, ये कमर्शियल बैंक का है फिर.
तो लिखो कमर्शियल बैंक प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एडवांसिंग रूरल क्रेडिट. However, after nationalization in 1969, they expanded their branches. हाँ, वही कमर्शियल बैंक का ही है. अच्छा, अगर नेशनलाइज हो गया मतलब पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? गवर्नमेंट के. तो अब बताओ, अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया तो गवर्नमेंट क्या चाहेगा? गांव गांव तक बैंक जाए या ना जाए? जाए. कि अंदर अंदर जो बहुत ही गांव के अंदर भी गांव है जो एकदम ही खराब स्थिति है, वहां भी एटलीस्ट एक दो बैंक खुला रहे कि लोग को लोन मिल पाए. तो यही हुआ. फिर नेशनलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ? दे एक्सपेंडेड देयर ब्रांच. एकदम गांव कस्बे जहां बहुत ही खराब स्थिति था, वहां पे भी ब्रांचेस इनका ओपन किया गया. क्योंकि जब तक ये प्राइवेट के हाथ में था, प्राइवेट तो कभी नहीं चाहेगा कि मैं ऐसे फालतू जगह में जाऊं जहां लोग डिपॉजिट कर ही नहीं रहे पैसा. गांव वाले लोग कहाँ पैसा डिपॉजिट करेंगे? उन लोग तो लोन लेने आएंगे सिर्फ. लेकिन जब ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में आया 1969 में, तब गवर्नमेंट बोला कि हम लोग गांव, बहुत ही गांव देहात जगह में भी ब्रांचेस अपना ओपन करेंगे कि वहां के लोगों को भी, फार्मर्स को भी लोन मिल पाए. लॉजिक है सबके पीछे. 1969 से पहले प्राइवेट के हाथ में था. प्राइवेट कभी नहीं चाहेगा कि गांव गांव में जाके ब्रांच ओपन करूं. फालतू उसका इतना ज्यादा एक्सपेंसेस आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, लेकिन अर्निंग कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां के गांव वाले लोग जमा नहीं करेंगे, डिपॉजिट नहीं करेंगे. लेकिन जब 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ, तब गवर्नमेंट बोला कि अब तो हमारा कंट्रोल में आ गया, तो अब गांव गांव तक पहुंचाना पड़ेगा ब्रांचेस. कौन सा प्राइवेट बैंक? डिपेंड करता है. अगर मान ले तू 100 रुपए का अपना ब्रांच ओपन किया है, मैं गवर्नमेंट हूं, मैं बोल रहा हूँ 500 रुपए में तेरा बैंक खरीदूंगा, तू रेडी हो जाएगा. तू बोलेगा 100 रुपए मेरा खर्च. हाँ, वो तब की बात है. मैं बस बता रहा हूँ कि प्राइवेट वाला कैसे नेशनलाइज होता है. प्राइवेट वाला तब होगा जब उसको मल्टीपल में पैसा दे रहे हैं. बनाने में उसका 1000 करोड़ लगा है, गवर्नमेंट बोल रहा है हम 3000 करोड़ दे रहे हैं, तो मल्टीपल में किसी को भी पैसा दे दो, तैयार हो जाता है. कंपनी का शेयर बाईबैक भी तो वैसे ही होता है. 10 रुपए का शेयर खरीदा था, कंपनी बोलेगा 10 रुपए में वापस करो, कोई नहीं तैयार होगा वापस करने के लिए. कंपनी बोलेगा ठीक है 100 रुपए में वापस करो, सब लोग रेडी हो जाएंगे कि 10 में खरीदे थे 100 में मिल जाएगा, 90 रुपए का मुनाफा होगा. तो कोई भी प्राइवेट बैंक नेशनलाइज तभी होता है जब उसका ओनर रेडी होगा. ओनर तब रेडी होगा जब उनको मल्टीपल्स पे पैसा मिल रहा है. ऐसा जरूरी नहीं कि 100% सारी बैंक को होना पड़ेगा, वो डिपेंड करेगा. तो ये हो गया कमर्शियल बैंक. कहाँ पे? हाँ, लिखना है ना, ये रीजनल रूरल बैंक, इसको आरआरबी बोलते हैं. जैसे हमारे बचेली में ग्रामीण बैंक. ये ग्रामीण बैंक तुम लोग को शहर वाले इलाके में नहीं मिलेगा, बहुत ही जो गांव देहात का जगह है वहां पे ग्रामीण बैंक रहेगा. यहाँ पे पूरे टाइम वो ऐसे ही पिका पिकी सब दारू उरू का बदबू, सल्फी उल्फी सबका बदबू आते रहता है. मैं वहां जब जब गया हूँ सर दर्द पकड़ा है. हाँ हाँ हाँ, बहुत. लेकिन उन लोग का अकाउंट में कभी पैसा सुनना, उन लोग को पढ़ने उड़ने तो नहीं आता है, लेकिन जब दिखाएगा ना उन लोग बोलते हैं ये लोग देख के बताओ कितना पैसा, 80,000 90,000 ऐसा ऐसा पैसा. तो कपड़ा फटा सा एक कपड़ा पहनेंगे, लुंगी एक पहनेंगे, कितना पैसा रहता है. ऐसा शर्म आ जाता है कि हाँ मेरे में इतना है, इन लोग के में इतना है. क्या क्या? कहाँ पे है तू? कमर्शियल बैंक प्लेड 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 अ मार्जिनल रोल. मार्जिनल का मतलब इंपॉर्टेंट रोल. नहीं, उन लोग के पास पैसा बहुत रहता है, हालांकि उन लोग दिखाते नहीं है उतना, लेकिन वो भयंकर पैसा रहता है उन लोगों के पास. अगला लिखो रीजनल रूरल बैंक. रीजनल रूरल बैंक. रीजनल रूरल बैंक जैसे हमारे हमारे बचेली में ग्रामीण बैंक है, जिनका मेन मोटिव रहता है जो बहुत ही ग्रामीण है, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बहुत ही अंदर अंदर गांव में जो ब्रांचेस ओपन करना है, वो होते हैं रीजनल रूरल बैंक. इसको शॉर्ट में आरआरबी बोलते हैं. हाँ हाँ. नहीं, बचेली का नहीं है. गूगल में मिला था वो एक फोटो. लिखो लिखो. तो ये रीजनल रूरल बैंक कहाँ ओपन होगा? जहां बहुत बैंक है या जहां कोई भी बैंक नहीं है? जहां कोई भी बैंक नहीं है. तो इनका मेन मोटिव है वैसे जगह में ओपन करना जहां बैंक ही नहीं है. लिखो दे आर ओपनड अप, दे आर ओपनड अप इन एरियाज या इन दोज एरियाज वेयर देयर आर नो बैंकिंग फैसिलिटी. जहां पर कोई बैंक का फैसिलिटी नहीं है, वहां ऐसे बैंक ओपन होते हैं. उन्हें बोला जाता है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक. They are opened up in the areas
वेयर, ये ना, ये 2 बार हो गया है। इन दोज एरियाज, सॉरी, इन दोज एरियाज वेयर देयर आर नो बैंकिंग फैसिलिटी, मतलब ये वहां ओपन होते हैं जहां पे कोई भी बैंकिंग का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहता। बोरोवर्स, वो जरूरत नहीं है, ऑल टाइप ऑफ बोरोवर्स होता है। कौन सा? बस एक ही पॉइंट चल जाएगा इसमें? किसमें किसमें? ये ऊपर वाले में, थर्ड वाले में? हाँ, इसमें बस एक ही पॉइंट चल जाएगा। इसमें यही लिखना है, ये ऐसे जगह ओपन होते हैं जहां पे कोई बैंक ओपन नहीं होते। फिर अब लास्ट लिखो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से भी लोन लिया जाता है। लिखो लिखो, गवर्नमेंट भी लोन देता है जब कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, जब कहीं फ्लड फेमिन आ जाता है, सूखापन, बाढ़, तो गवर्नमेंट भी लोन देता है। गवर्नमेंट जो लोन देता है उसको बोलते हैं तकावी लोन। क्या क्या बन, क्या पता मेरे, ये एआई थोड़ी ना होगा, ये एक्चुअल में हुआ होगा। लेकिन इसको इनको उनके साथ बहुत जोड़ते हैं, नो मेलोनी। उसका तुम लोग उसमें जाओगे ना, इंस्टाग्राम में कमेंट में देखोगे ना, पूरा नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा रहता है। कब रिश्ता भेज रही हो, कब हो रहा है शादी, वो बेचारी अपना भाषा में क्या बोलते रहती। हाँ हाँ, सही सही। क्या क्या क्या? कौन है जगदीश भगत? नहीं पता मेरे को। अच्छा ठीक ठीक, इसके अंदर का एक पॉइंट तो लिखो। हाँ, गवर्नमेंट वाले लोन का लिखो, द लोन्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, इस लोन को क्या नाम देते हैं? तकावी लोन। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जो लोन देता है उसको तकावी लोन बोलते हैं। द लोन्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आर नोन एज तकावी लोन एंड आर लेंट ड्यूरिंग, आर नोन एज तकावी, ये सर्कल जो किया वो नीचे तो नाबार्ड है, वो बाद में पढ़ेंगे। द लोन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आर नोन एज तकावी लोन, और ये कब दिया जाता है? जब कोई इमरजेंसी या डिस्ट्रेस का सिचुएशन हो, जैसे सूखापन आ गया, फेमिन आ गया है, फ्लड आ गया है, अर्थक्वेक आ गया है, एक्सेट्रा। और इसमें जो ब्याज लिया जाता है वो एज लो एज 6% का ब्याज लिया जाता है, ये अगला पॉइंट है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट सच लोन इज एज लो एज 6%। गवर्नमेंट जो लोन देता है उसमें 6%, 6% या 6% से भी कम का लोन इंटरेस्ट लिया जाता है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।